morning students. In previous classes we have seen the ionization of acids और उसमें भी हम लोग देखे थे वीक एसिड का ना। आइए हम लोग देखते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वीक बेस। द आयोनाइजेशन ऑफ बेस लाइक MOH वेयर M इज इक्वल टू मेटल, जैसे NaOH हो सकता है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, ठीक, मतलब कोई भी मेटल होगा। इसको पानी में डालिएगा तो यह आयोनाइज हो जाएगा, Ma प्लस में टूट जाएगा और OH माइनस में टूट जाएगा। यहाँ पर जो वैलेंसी होगा मेटल के वैलेंसी के बराबर आ जाएगा। अगर क्या कहा जाता है ग्रुप 2 का एलिमेंट होगा, जैसे मैग्नीशियम +2 हो जाएगा, कैल्शियम +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका +2 वैलेंसी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, जैसे सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब +1 हो जाएगा। तो वैलेंसी तो आप ये 8-9 का चीज वो आप जानते हैं। सपोज कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, ठीक है, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर C है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका 0 होगा, इसका भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0 होगा, ठीक है। इसको रुको हम ड्राइव करके दिखला ही देते हैं। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हम C मान लिया, ठीक है, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0 हो जाएगा जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वीक बेस का पुअर होता है, अल्फा हो, ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C अल्फा हो जाएगा। तो अगर C अल्फा कॉन्सेंट्रेशन इसका डिकम्पोज कर डिसइंटीग्रेट कर रहा हो ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन अगर C अल्फा हो गया इसका, तो इसमें को ये बनेगा कितना, C अल्फा बनेगा। ये कितना बनेगा तुम्हारा, तो ये भी C अल्फा बनेगा ना, क्योंकि कोफिशिएंट इसका बराबर है जितना कि इसका है। अगर ये C अल्फा कंज्यूम हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन while the C is the concentration. So how much amount is disintegrated, dissociated, it is given by C alpha, then it is formed amount of M plus will be C alpha, formed amount of OH minus will be C alpha. How much MaOH will be left, तो इस ये पहले से C था, इसमें कंज्यूम हो गया हम लोग को C अल्फा, ये C अल्फा लिख दिए। अब आ जाइए Kb लिख डालिए बेस के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख दिए, कौन से अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ Kb है, Kb हम लिख दिए, इसका वैल्यू कितना है M का, तो C अल्फा, देखो C अल्फा लिखे हैं, तो यहाँ वैल्यू दे दिए C अल्फा। OH का वैल्यू कितना है, तो C अल्फा है, तो OH का भी वैल्यू हम C अल्फा लिख दिए, ठीक है। तो C इंटू C हो गया, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो गया। अब देखो नीचे में MOH कितना है, तो C माइनस C अल्फा है, तो C माइनस C अल्फा है, यहाँ हम लिख सकते हैं C माइनस C अल्फा, तो उसमें ये यही ना था, C माइनस C अल्फा, तो इसमें कॉमन जो है से तुम्हारा C है, C को कॉमन ले लो तो 1 माइनस अल्फा बचता, तो ये 1 माइनस अल्फा बच गया, ठीक है। ये C से ये C कट गया, यानी कि अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर हो गया, एक C बच गया, ये एक C लिख दिए, ठीक है। ये 1 माइनस अल्फा बच गया क्योंकि एक C तो कट ही गया, ठीक है। द pH स्केल फॉर हाइड्रोजन एंड कॉन्सेंट्रेशन इज एक्सटेंड टू गेट इतना, जिस तरह से एसिड में हम लोग pKa निकालते थे उसी तरह से pKb निकाल दिए, तो pKb बराबर होता है माइनस लॉग Kb, माइनस लॉग तो निगेटिव लॉगरिथम हो गया, Kb हो गया बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसी माइनस लॉग Kb को ही हम लोग pKb कहते हैं, ठीक है। अब इधर से हम लोग लॉग लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, दोनों तरफ से लॉग ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, अब अपने ऊपर है, ठीक है। आइए रिलेशन बिटवीन Ka, Kb, pKa एंड pKb के बीच में हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं। Ka क्या है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, pKe क्या है, तो माइनस लॉग Ka, pKb क्या है, माइनस लॉग Kb को pKb कहा जाता है ना, यहाँ पर देखो बताया है, देखो है ना, pKb बराबर माइनस लॉग Kb, ठीक है।
और तुम्हारा एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो यहाँ पर हम लोग निकाले थे इसके लिए पहले वाले केस के लिए। ये देखो यहाँ पर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाले थे, वहीं से पी के एक बराबर हम लोग लिखे थे माइनस लॉग के ए। ठीक है, तो ये क्या कहा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला है, ऐसा कुछ डेरिवेशन है नहीं। डेरिवेशन जहाँ रहेगा वो मैं जरूर मैं दूंगा। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब हम लोग को रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके किसके बीच में। के ए क्या है, के ए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के बी क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। पी के ए बराबर क्या होता है, माइनस लॉग के ए, और पी के बी बराबर क्या होता है, माइनस लॉग के बी होता है। इसमें हम लोग का रिलेशन निकालना है। ठीक है, बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड दैट ऑफ द कंजुगेट बेस, इसके बीच में हम लोगों को देखना है। कंसिडर द वीक एसिड HF। ठीक है, इट्स कंजुगेट बेस इज F माइनस। अगर हम लोग कोई एक वीक एसिड कंसिडर कर लें HF, ठीक है, तो HF विल बी डिसोसिएटेड इनटू HF प्लस एंड F माइनस। इट इज एसिड, कैसा है, वीक एसिड है, और यह डिसइंटीग्रेट कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है F माइनस में, H प्लस में। H प्लस आयन दे दिया इसलिए एसिड हो गया। तो एसिड का ये जो हो गया F माइनस कंजुगेट बेस हो गया, क्या हो गया, CB है, ये कंजुगेट बेस हो गया, कौन, F माइनस हो गया। अब इसके लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्ट प्रोडक्ट, तो देखो एक प्रोडक्ट H प्लस है, दूसरा F माइनस है, लिख दिए, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब हम लोग देखें F माइनस जो होगा ये वाटर से इंटरैक्ट करेगा, तो F माइनस विल इंटरैक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो ये H प्लस आयन इसको दे देगा। ठीक है, तो ये HF में बदल गया, और क्या चीज में ये बदल गया, H2O, जो H2O का H निकल गया तो क्या बच गया, OH माइनस बच गया। तो हम लोगों को ये मिल गया क्या, OH माइनस मिल गया। इसके लिए हम लोग यहाँ KB, चूंकि ये बेस है तो इसके लिए KB की बात हम लोग करेंगे। एसिड रहता तो Ka की बात किए थे, यहाँ बेस है इसलिए KB की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट OH माइनस, देखो लिख दियो HF, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HF। ठीक है, ये नहीं है कुछ यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ क्या करना है हम लोगों को, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में तुम्हारा ये हो गया F माइनस दे दिए, और चूंकि KC होता है यहाँ, KC इंटू वाटर मिला करके यहाँ KB लिख दिए, कॉन्स्टेंट तुम्हारा यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिए KB। ठीक है, तो यहाँ से ये KB आ गया, KB का वैल्यू हम लोग आ गया इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर ज्वाइन करना है। तो ये हम लोगों का Ka हो गया और ये KB हो गया। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देख लो Ka का वैल्यू और KB का वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो H प्लस OH माइनस आ गया बराबर KW। तो पहले जो हम लोग वाटर वाला में पढ़े थे, वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर ये आ गया आपका। तो डेट इज Ka इंटू KB बराबर KW, एक रिलेशनशिप हम लोग को आ गया। और इतना बराबर 10 टू द पावर माइनस 14 होता था हम लोगों का। डेली लेट हो, इतना लेट रहा जाता है। अब देखो यहाँ, अब हम लोग इसको तोड़ रहे हैं आगे। Ka है और KB इंटू KB बराबर KW, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो जब टेकिंग लॉग फ्रॉम बोथ साइड, ठीक है, तो लॉग Ka हो गया, ये लॉग KB हो गया बराबर लॉग KW हो गया। ठीक है, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस लॉग Ka हो गया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से हम लोग को ये माइनस हो जाएगा, लॉग KB हो जाएगा, और ये माइनस लॉग KW हो जाएगा। ठीक है, और KW का वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस 14, तो माइनस लॉग 10 टू द पावर माइनस 14 लिख दिए। ठीक है, तो देखो इसको लॉग को तोड़ दो, तो इतना बराबर हम लोग, इस वैल्यू को मैं तोड़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस 14 इंटू लॉग 10। ठीक है, और लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। 14 और log 10 का वैल्यू 1 हो गया, 14 इंटू 1 बराबर क्या हो गया, ये तुम्हारा 14 हो गया। तो ये हम यहाँ पर 14 लिख दिए। अब देखो
माइनस लॉग के ए को हम लोग पी के ए बोलते हैं और माइनस लॉग के बी को पी के बी बोलते हैं, तो दोनों को जोड़ दिए, ये आ गया तुम्हारा। और इसके बराबर होता है कितना, पी के डब्ल्यू, और पी के डब्ल्यू के यहाँ पर इसको सोल्व किया तो देखो 14 आ गई है, 14 लिख दिए। यही तो हम लोग को फार्मूला आ गया, दोनों में रिलेशन पी के ए प्लस पी के बी बराबर पी के डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो कंक्लूजन हम लोग को क्या निकला, this can be extended to make a generalization. The equilibrium constant for a net reaction obtained after adding two or more reactions equal to the product of the equilibrium constant for the individual reaction. जैसे कोई भी हम लोग बहुत सेवरल हम लोग का रिएक्शंस है और उन लोग को हम लोग को ऐड करना है, ठीक है, तो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा उन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यही हम लोग का कंक्लूजन निकला। कहाँ से, ऊपर वाले पीछे वाला रिएक्शन से ही ना, के ए इंटू के बी था, के ए इंटू के बी बराबर डब्ल्यू, तो दो रिएक्शन को हम लोग लेके चले थे, एक को के वन दूसरे को के बी। उसी तरह से अगर के वन और के टू हो तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा क्या होगा, नेट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हम बताना चाह रहे थे और ये रिलेशन निकाल दिए। आइए, एसिड और बेस जो होते हैं, ठीक है, तो ये डाई या पॉली एसिड, हाँ चलो इसको मैं पहले समझा दूं तब लैंग्वेज पर हम आएंगे। एसिड बेटा के एक तरह के होते हैं, अगर जैसे HCl ले लो, ठीक है, तो इस पर एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो ये मोनोप्रोटिक हो गया। ठीक है, अगर हम लोग HNO3 ले लें तो इसमें भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हटेगा, ठीक है, इसीलिए ये भी मोनोप्रोटिक हो गया। लेकिन जरा सल्फ H2SO4 ले लो, H2SO4 ले लो, ठीक है, तो H2SO4 बढ़िया से लिखो, H2SO4, तो ये कितने प्रोटॉन लिबरेट करेगा, देख के बोलो तो। हाँ जी, एनीवन? दो करेगा, ठीक है, कितने को लिबरेट करेगा ये हाइड्रोजन, दो को लिबरेट करेगा, तो ये डाइप्रोटिक एसिड हो गया। कैसा प्रोटिक एसिड हो गया, डाइप्रोटिक एसिड या डाइबेसिक एसिड। ठीक है, उसी तरह से H3PO4 ले लो, H3PO4, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड है, तीन हाइड्रोजन इसका रिप्लेसेबल होगा, तीनों रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड है। कैसे समझेंगे कौन सा हाइड्रोजन रिप्लेसेबल होगा कौन सा नहीं होगा ना, तो स्ट्रक्चर के आधार पर डिसाइड होता है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच हो तो यह रिप्लेसेबल होगा, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन या मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं हो तो नॉन रिप्लेसेबल होगा। जैसे H3PO2 में, H3PO2 अगर हम लोग ले लेते हैं तो यह तीन हाइड्रोजन है लेकिन तीनों रिप्लेस नहीं होगा, तो यह ट्राइप्रोटिक एसिड नहीं है, जबकि H3PO4 आपका ट्राइप्रोटिक एसिड है। कैसे समझेंगे, तो स्ट्रक्चर देखो, तो PO4 है ना तुम्हारा, तो देखो P डबल बॉन्ड O एक कर दिए, एक ऑक्सीजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन हो गया। अब देखो इसका स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन हो गया, तो एक दो तीन, तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, दीज आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई दिस वन इज ट्राइप्रोटिक एसिड, तीन प्रोटॉन रिमूव करेगा, बट इट इज नॉट ए ट्राइप्रोटिक एसिड। व्हाई सो, बिकॉज इट विल नॉट रिलीज द 3 हाइड्रोजन इन द aqueous solution। व्हाई सो, बिकॉज ऑल द हाइड्रोजन आर नॉट अटैच्ड विद द ऑक्सीजन एटम ना। तो कितने प्रोटिक होगा, तो इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, इसके स्ट्रक्चर से तुमको क्लियर हो जाएगा। ये फास्फोरस हो गया, P डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका O, और एक हो गया तुम्हारा इसमें H, एक H, और ये हो गया तुम्हारा दूसरा H। तो ये मोनोप्रोटिक है, एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, इसीलिए यह मोनोप्रोटिक एसिड हो गया। ठीक है, तो दैट एसिड which liberate one hydrogen is called monoprotic acid or monobasic. That acid which liberates two hydrogen are called diprotic acid or dibasic acid. For example, H2SO4. That acid which liberates three hydrogen in aqueous solution is called tribasic acid or triprotic acid, जैसे H3PO4। ठीक है, अब आइए, उसी तरह से अगर कोई बेस है और एक OH माइनस आयन देता हो
तो मोनो बेसिक हो जाएगा। जैसे देख लो NaOH, यह मोनो बेसिक है क्योंकि एक OH रिलीज होगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा ले लो तुम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिलीज होगा, तो ये डाई एसिडिक हो जाएगा या डाइबेसिक एसिड हो जाएगा। ये एसिड करे सॉरी डाइबेसिक बेस हो जाएगा ये, इसका बेसिसिटी एसिडिटी 2 हो जाएगा। तो एसिड का बेसिसिटी कहलाता है और बेस का एसिडिटी कहलाता है, तो इसका एसिडिटी यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों कहलाता है? क्योंकि वो बेस जो होगा एसिड से कंबाइन करने के बाद न्यूट्रलाइज होता है। आइए इससे अब अहम इंफॉर्मेशन अब हम आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले कि मैं अपना ब्लैक बोर्ड रब कर दूं, छू मंतर ना, सब ब्लैक बोर्ड रब हो गया तुम्हारा जो भी रफ वर्क किए थे। आइए अब हम एक एक करके चीज समझाते हैं। जैसे देख लो सर सल्फ्यूरिक, वेटिंग हाँ बोलो। ज्वाइन अरे इन लोग वेटिंग में 2 वेटिंग में दो हैं, इन लोग का यही काम है, लेट से आएंगे लेट से ज्वाइन करेंगे। चलो और कौन है, जल्दी से ज्वाइन करो। अभिषेक तुम डेली लेट करते हो, जो चीज समझा दी है वो तो तुम नहीं समझ पाओगे तो सीख नहीं पाओगे, लॉस तुम्हारा है। और कौन एक है? तो देखो अभी यहाँ पर बता रहे थे कि कैसे एसिड और बेस होता है, कौन मोनोप्रोटिक है कौन डाइप्रोटिक है। इसका कंसेप्ट तुमको बुकों में नहीं मिलेगा, खोजने से ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा समझ में, ठीक है। इसीलिए ना क्लास किया जाता है, टीचर से पढ़ो और अपने से पढ़ो, फर्क पड़ जाएगा। तो देखो, तो हम अभी बताए थे कि कैसे मोनोप्रोटिक होगा, कैसे डाइप्रोटिक होगा, कैसे ट्राइप्रोटिक होगा। और वहीं पर एक एग्जाम्पल हम दे दिए H3PO2 का, तो उसमें 3 हाइड्रोजन होते हुए भी वह मोनोप्रोटिक हो गया था, ठीक है, मोनोबेसिक था वो, ठीक है। अब आइए क्या होता है मोनोबेसिक या डाइबेसिक होने से। जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, H2SO4 ले लिए, और यह डाइप्रोटिक एसिड है। और यह डाइप्रोटिक एसिड जब आप पानी इसमें डालिएगा तो पानी डालने से क्या होगा, H2O डालने से क्या होगा आपको, हालांकि पानी में एसिड को डालना चाहिए, हमेशा याद रखना। कॉन्क एसिड को पानी में डाला जाता है, पानी को इसमें डालोगे तो एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। तो खैर बात का चीज़ है, बाद में हम डिस्कस करेंगे उस पर। तो H2SO4 को अगर पानी में डालो तो पहले ये H+ निकलेगा, ठीक है, और HSO4 माइनस में ये टूट जाएगा, HSO4 माइनस में टूट जाएगा। सपोज कि इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 है, तो निकाल सकते हैं H+N का कॉन्सेंट्रेशन, HSO4 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कर दें तो हम लोग का Ka1 निकल गया। ये क्या है हम लोग का Ka1। अभी भी देखो एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, ठीक है, तो अब हम लोग ले लिए HSO4 माइनस, ठीक है, क्या ले लिए HSO4 माइनस, और फिर इसको पानी में तो चूंकि है ही ये H+ में ये टूटेगा, फिर एक हाइड्रोजन दे दिया और फिर इसमें SO4 माइनस 2 में बदल गया ये, ठीक है, 2 बार प्रोटॉन रिलीज किया, इसीलिए डाइप्रोटिक है, ठीक है। और ये सल्फेट है, यहाँ SO4 माइनस होता है, SO4 माइनस 2 हो गया, ठीक है। सपोज कि ये भी एसिड है, चूंकि H+N दिया है तो इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka जो होता है इसको 2 मान ली, क्योंकि 2 बार में हुआ है। तो कहता है कि K1 का वैल्यू जो होता है वो ज्यादा होता है, Ka1 is always greater than, बल्कि much more greater than Ka2, and as you know higher the value of acid dissociation constant more stronger will be acidity, that is why सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है HSO4 में बदलने का रेट इसका ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गर वैल्यू है, स्ट्रॉन्गर एसिडिक बिहेवियर शो करता है। बट ऑन द रिमूवल ऑफ सेकेंड हाइड्रोजन इट इज नॉट इजी टू रिप्लेस H+N from those molecules which contains negative charges, that is why its dissociation is poor, that is why the value of Ka2 is lower, that is why its basic acidity is poor, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज लोअर देन दैट ऑफ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन फ्रॉम द अनायन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उस पर माइनस चार्ज है, ठीक है, और माइनस चार्ज है तो, और चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
इसमें अट्रैक्शन होने लगेगा, अट्रैक्शन होने लगेगा तो हाइड्रोजन को भी खींचने लगेगा अपने तरफ, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रो खींचने लगेगा तो वो H प्लस नहीं जल्दी निकलेगा, इसीलिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। अब देख लो, कोई कह दे कि आखिर HCl एसिडिक क्यों है, H प्लस आयन रिलीज क्यों करता है, जबकि CH4 अगर हम लोग ले लें तो CH4 में भी तो हाइड्रोजन है, इसमें से तो हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है, इसी से क्यों निकल गया, because the electronegativity of chlorine is greater than that of the hydrogen atom. Consequently, the bonded electron will shift toward this chlorine atom so that it will get slightly negative charge and it will get slightly positive charge. ठीक है, and when it will be added to water, as you know, due to high dielectric constant of the water, it will be dissociated into H plus ion and किसमें Cl minus ion में, that is why it is acidic in nature, while in the case of the CH4 it is of covalent nature. The electronegativity difference between the carbon and hydrogen is almost negligible, very less, 0.002 के बराबर होता है, therefore the bonded electron will not shift toward the carbon atom, consequently it is almost non-polar molecule, and when it will be added to polar solvent like water, it will not dissociate to furnish the H plus ion and Cl minus or H plus and C minus. That is why CH4 is not acidic. Similarly, when those hydrogen which are attached with the oxygen or most negative element, owing to high electronegativity of the element, the bonded electron of the hydrogen and the oxygen will be shifted toward the oxygenation. Consequently, the oxygen will get negative charge and hydrogen will get slightly positive charge. In that very condition, it will liberate H plus ion very quickly. But in the case of the H2SO4, it is diprotic acid, as two hydrogen atoms are attached directly with the oxygen atom. Consequently, it is a dibasic acid because it will liberate two hydrogen atom. But removal of first hydrogen is very fast, while in the case of removal of second hydrogen it is very slow because the HSO4 minus formed contains negative charge. ठीक है, there will be electrostatic force of attraction, that is why removal of H plus ion becomes very slow, and this shows weak acidic strength ना। ठीक है, तो यहाँ पर 12th में इसका इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में वहाँ डिटेल्स में पढ़ाऊंगा मैं, तो वहाँ पर एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिख के एक लाइन निकल गया है कि Ka का वैल्यू जो होता है ज़्यादा होता है और Ka2 का वैल्यू ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है वो 11th में आपका एक्सप्लेन हो गया। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ बताना चाह रहे थे। और K1 K2 में क्या रिलेशन है वो आप जानते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए K1 K2 को। ठीक है, नेट आपका K का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे देखो ग्रुप में आओ, तो ग्रुप में जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन फैमिली का, तो हाइड्रोजन फैमिली में आ जाओ, तो ले लिए HF, ठीक है, दूसरा ले लिया मैं HCl, ठीक है, और तीसरा ले लिया मैं HBr, ठीक है, और चौथा ले लिया मैं HI। अब तुम लोगों में से कोई बताओ अंदाज पे या जानते हो तो इन चारों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक कौन होगा और क्यों? HF होगा सर, क्यों सौम्या? क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा निगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिल्कुल, जिससे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा ना, खींच लेगा तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने लगेगा, तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगा, बॉन्ड लेंथ घट जाएगा तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए कम एसिडिक हो जाएगा। ऐसे याद करना है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, the size of the halogen increases. Due to increase in size, bond length will also increase, and whenever they will be added to water, the force of attraction acting between hydrogen and iodine will be very poor. Why so? Due to larger distance, on increasing the distance, force of attraction decreases. ठीक है, तो जब फोर्स इन दोनों के बीच में कम लगेगा, हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में, वो पानी में डालेंगे तो अलग अलग जल्दी होगा, इसीलिए H प्लस आयन जल्दी निकलेगा। दैट इज भाई HI इज मोर एसिडिक देन HF। In the case of HF, of course, fluorine is more electronegative, so the bonded electron will shift more tightly, more easily toward the fluorine atom, so that it will get slightly negative charge and hydrogen will get slightly positive charge. But the bond length, the separating distance between hydrogen and fluorine further decreases, due to which it requires much more energy to break the bond. That is why it is less acidic in the comparison of HI, while in the case of HI the size of the iodine is very large. That is why the bond length is larger, due to which it requires very less energy to break the bond to liberate the hydrogen atom, therefore it will be more acidic.
नाउ इन द ग्रुप, जैसे देख लीजिए आप CH4 ले लीजिए, CH4 कार्बन के बाद कौन आता है आपका, नाइट्रोजन आ जाता है। NH3 ले लीजिए, NH3 के बाद H2O ले लीजिए, ठीक है। H2O के बाद कौन सा आ गया आपका, HF ले लीजिए। सबका हम लोग हाइड्राइड ले लिए, हाइड्रोजन वाला ले लिए। तो जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं पीरियड में, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगा तो ये बॉन्ड पोलर सबसे ज़्यादा इसमें होगा, ये डेल्टा माइनस हो जाएगा और ये डेल्टा प्लस हो जाएगा। इसको पानी में ले जाइए, ठीक है, तो पानी में ले जाने से H प्लस आयन निकल देगा, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड ज़्यादा है इसलिए एसिडिक होगा। बट in the case of the H2O, the electronegativity of oxygen is lower than that of the fluorine, due to which it will attract the bonded electron towards itself with less forces. That is why breaking of bond it will be poor in the case of H2O। तो ये दोनों, ये ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये कम एसिडिक हो जाएगा, और तो ये एसिडिक तो है ही नहीं, ये तो बेसिक हो गया, ये न्यूट्रल हो जाता है। तो कहने का मतलब कि अगर हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, तब उस केस में आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। बट इन द केस ऑफ द ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज due to which bond length increases, consequently bond dissociation energy will be lower and thermal stability will decrease, consequently it will require less energy to break the bond, that is why acidic strength will increase। ठीक है, तो आइए फिर से एक बार समझाता हूँ। ये तो समझा दिया हूँ, पीरियड वाला भी, ग्रुप वाला भी समझा दिया हूँ, वही अंग्रेजी में थोड़ा बोल दिया हूँ। एज द स्ट्रेंथ ऑफ HA बॉन्ड डिक्रीजेज, जैसे जैसे हाइड्रोजन और हेलोजन या कोई भी यहाँ पर ग्रुप ले लीजिए, उनके बीच का बॉन्ड डिक्रीज करेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड आल्सो डिक्रीज। ठीक है, जब आपका HA बॉन्ड, ये स्ट्रेंथ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है बेटा, बॉन्ड लेंथ नहीं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड लेंथ की स्ट्रेंथ किस चीज पर डिपेंड करता है, तो तुम्हारा ये क्या कहा जाता है, बॉन्ड लेंथ पर डिपेंड करता है। जिसका बॉन्ड लेंथ कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो चीज मैं बताया हूँ वही चीज इसमें लिखा हुआ है। ऑल्सो व्हेन द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द hydrogen atom and A is larger, the HA bond becomes more polar and the acidic strength will increase. For example, H2O and HF, H2 and HF में देखिए ये ज़्यादा पोलर है इसलिए ज़्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा। In the case of element in the same group of the periodic table, HA bond strength is more important in the determining the acidity than its polar nature। तो हम लोग ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, जिसके चलते बॉन्ड एनर्जी घटेगा, और बॉन्ड एनर्जी घटने से बॉन्ड डिसोसिएशन फास्ट होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। यही चीज है। ठीक है, तो देखो पीरियड में अगर हम लोग आते हैं, ये ग्रुप में आते हैं तो ग्रुप में HF, तब HCl, HBr, HI आ गया। ठीक है, तो साइज इसका बड़ा है, जिसके चलते बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट जाएगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इस और इधर से इधर बढ़ रहा है। ठीक है, सिमिलरली H2S इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H2O, जबकि दोनों एक ही ग्रुप का है। देखो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों 6th पीरियड ग्रुप का है। वो ससीजी टेपो था ना, वो ससी टेपो। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, ये सल्फर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि H2S ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों ज्यादा एसिडिक होगा? बिकॉज ऑफ द बॉन्ड लेंथ ना, बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा इसमें। तो बॉन्ड लेंथ बड़ा क्यों होगा? क्योंकि साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने से बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा तो इसको तोड़ने में एनर्जी कम लगेगा, तो H प्लस जल्दी लिबरेट होगा, इसलिए ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। जबकि इसका साइज कम है, साइज होने से बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा, जल्दी नहीं टूटेगा। छड़ी ले लो 3 फीट का, तोड़ो जल्दी टूट जाएगा। वही छड़ी ले लो तुम, कितना, 1 उंगली का, उसको तोड़ो जल्दी नहीं टूटेगा, क्योंकि छोटा, उसमें एनर्जी ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसी तरह से ये तुम्हारा एग्जाम्पल दिया, अगर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चले जाइए तो साइज घटता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता है, लेकिन ठीक है, जिसकी वजह से पोलरिटी बढ़ जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो ये भी मैं समझा दिया पिछले ही स्लाइड में लेकर के, ये भी मैं समझा दिया आपको पिछले स्लाइड में ही लेकर के। ठीक है, आइए अब हम लोग देखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी तारीफ किया जाए इस टॉपिक का वो कम है। वो आपको सीबी 12th में भी इसका एप्लीकेशन खूब बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करेंगे, कॉमन एंड इफेक्ट ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। ठीक है, इसलिए इसको ठीक से देखिए। सपोज कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, NH4OH ले लिए, एंड इट इज एडेड टू वाटर, देन इट विल बी डिसोसिएटेड इनटू NH4+ एंड OH- आयन। ये NH4+ में टूट जाएगा और OH- आयन में टूट जाएगा। बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, WE मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट, इज वेरी पुअर and it will exist in the equilibrium. But when any strong electrolyte, SE means strong electrolyte, is added to this system, this weak electrolyte, then further degree of dissociation of this weak electrolyte is suppressed or decreases. ठीक है, आइए इसको हम फिर से समझते हैं। जैसे देख लो, एक बीकर ले लिए, बीकर में NH4OH डाल दिए, तो NH4OH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है पुअर होता है। NH4OH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? पुअर होता है। क्यों पुअर है? क्योंकि पुअर ये उसका OH- आयन कम लिबरेट करता है। ठीक है, इसलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका पुअर है, और पुअर होगा तो वीक बेस हो गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो आयोनाइज करेगा NH4+ में और OH- में। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले लिए जैसे NH4Cl, तो ये तो वीक का पार्ट है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग का पार्ट है, HCl का पार्ट है, तो ये इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फास्ट होगा, तो NH4+ और Cl- में आ जाएगा। अब दोनों में NH4+ आयन जो है से कॉमन है, तो जब दोनों में NH4+ आयन कॉमन है, ड्यू टू व्हिच द concentration of NH4 ion toward the product side increases, and according to Le-Chatelier principle or Le-Chatelier principle, when the concentration of the product will be increased, the reaction will shift in the backward direction ना। दैट मीन्स कि ये क्या, इसका डिसोसिएशन जो होगा क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा, घट जाएगा। इसी को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। लैंग्वेज कैसे लिखते हैं? व्हेन एनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग वन आयन कॉमन is added to a solution of the weak electrolyte, the degree of dissociation of weak electrolyte is further suppressed or decreased. This phenomenon is called common ion effect. Common ion effect is a phenomenon based on Le-Chatelier's principle. और Le-Chatelier's principle पर भी इसको हम लोग देते हैं, इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब आइए, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट एंड पीएच ऑफ देयर सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्ट को हाइड्रोलिसिस कैसे कराया जाता है, उसका पीएच क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर होगा या बेसिक नेचर होगा या आपका न्यूट्रल होगा, इसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इसको हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्ट अंडरगोज आयोनाइजेशन इन वाटर। Whenever you will add any salt in water, they will first of all they will ionize, because they contains cation and anion, and these are generally polar, and water is polar, therefore the salt will be ionized in water. These cation or anion formed either exist as a hydrated ion in the aqueous solution or interact with the water to reform corresponding acid or base. जब किसी भी सॉल्ट को पानी में डालिएगा तो आयोनाइज होगा। वह आयन चाहे तो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है या वाटर से इंटरेक्ट करके एसिड या बेस में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या कहा, इसी फेनोमेनन को द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वाटर एंड कटायन एंड अनायन और बोथ ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इसी इंटरेक्शन को हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं एंड इज रिवर्स ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। जैसे हम लोग कोई सॉल्ट ले लिए, ठीक है, इसको पानी में डाल दिए तो एसिड और बेस में वह टूट जाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ले लीजिए क्या, NH4Cl, एक सॉल्ट लेकर समझाता हूं। NH4Cl ले लीजिए माइनस, ठीक है, इसको पानी में डाल दीजिए तो सबसे पहले क्या होगा, यह आयोनाइज हो जाएगा। किस चीज में आयोनाइज हो जाएगा? NH4+ में, और यह हो जाएगा आपका किस चीज में? Cl- में हो जाएगा। ठीक है, यह वाटर से इंटरेक्ट करेगा। किस चीज से इंटरेक्ट करेगा? वाटर के साथ करेगा इंटरेक्ट। किधर गया कर्सर है? वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, ठीक है, यह क्या चीज में बदल जाएगा? NH4OH में बदल जाएगा। ठीक है, और यह जब वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो HCl में बदल जाएगा। तो देखो यह वीक बेस है
और यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, ओवरऑल इस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा। तो देखो एसिड और बेस बना ना दिया, वही तो है ये कि सॉल्ट ले लिए, पानी में डाल दिए तो एसिड और बेस में बन जाएगा। इसी प्रोसेस को हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द सॉल्ट will form the acid and base. In the some cases, especially in the case of the strong acid and a strong base, when the salt will ionize, their cation and anion are in hydrated form and are not hydrolyzed to give acid and base। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं द pH ऑफ द सोल्यूशन गेट अफेक्टेड बाय दिस इंटरैक्शन, और इसके वजह से pH पर असर पड़ेगा। कैसे असर पड़ेगा, तो इस केस में देखो स्ट्रॉन्ग एसिड हर वीक बेस बन रहा है, तो इसका pH क्या हो जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। बहुत सारा ऐसा केस मिलेगा कि pH 0 हो जाए, ये pH जो होगा उसका 7 आ जाएगा तो सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल तुमको मिलेंगे जिसमें pH जो होगा ग्रेटर देन 7 हो जाएगा तो बेसिक इन नेचर हो जाएगा। द कटायन ना, कौन कौन कटायन, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, कैल्शियम एंड बेरियम एंड टीसी आर स्ट्रॉन्ग बेसेज, यह स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है। एंड द अनायंस लाइक Cl माइनस, Br माइनस, नाइट्रेट, क्लोरेट, ठीक है, ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सिंपली गेट हाइड्रेटेड बट डू नॉट हाइड्रोलाइज। याद रखिएगा ये सब हाइड्रोलाइज नहीं होता है, सिर्फ हाइड्रेटेड होते हैं, वाटर से इंटरेक्ट करते हैं। एंड देयर फॉर द सोल्यूशन ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। याद रखोगे जैसे NaCl पानी में डाल दो, Na प्लस में टूट जाएगा, Cl माइनस में टूटेगा ना, तो Na प्लस वाटर से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा ना, Cl वाटर से रिएक्ट कर करके तुमको HCl बनाएगा, बल्कि क्या होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में हो जाएगा, नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, उसका pH सिर्फ 7 हो जाएगा। तो अब हमेशा याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिल करके कोई सॉल्ट बना है तो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता बल्कि हाइड्रेट होता है ना। चलिए, हाउएवर अदर कैटेगरी ऑफ सॉल्ट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, लेकिन कुछ ऐसे भी सॉल्ट हैं जिनका हाइड्रोलिसिस आपको होता है, जैसे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हम लोग ले लिए, तो देखो स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट ये है और वीक एसिड का पार्ट ये है, इसको हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही इसको पानी में डालिएगा आप, यह आयोनाइज करेगा, क्या करेगा, आयोनाइज करेगा एसीटेट आयन में और Na प्लस आयन में। तो Na प्लस तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, ठीक है, यह कभी आपको हाइड्रोलिसिस इसका नहीं होगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेगा, वाटर से इंटरेक्ट करके एक्वस सॉल्यूशन में बदल गया, तो ये तो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, लेकिन यह आपको वाटर के साथ इंटरेक्ट करता है और वाटर के साथ इंटरेक्ट करने के बाद एसिटिक एसिड में बदल गया, तो एसिटिक एसिड है, ठीक है, और हम लोग के यहाँ पर क्या बच गया, OH माइनस आयन बच गया। जब OH माइनस आयन बच गया तो एसिड तो ये वीक एसिड है, OH माइन, और यह जो है से आपका वीक एसिड है तो डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा H प्लस में जल्दी, तो हम लोग का सोल्यूशन में लेफ्ट क्या हो गया, OH माइनस लेफ्ट हो गया, इसीलिए इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा, और ये pH इसका क्या होगा, मोर देन 7 हो जाएगा, और सॉल्यूशन कैसा होगा, अल्कलाइन होगा, ठीक है, और pH मोर देन आपका 7 होगा। दूसरा कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, जैसे NH4Cl, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, pH लेस देन 7 होगा। कैसे होगा वो देखिए, whenever the NH4Cl is added to water, first of all it will ionize, क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज जब होगा तो यह NH4 प्लस में और Cl माइनस में ये टूट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, आयोनाइज, ये वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, लेकिन NH4OH का होगा, तो NH4OH जब वाटर से इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तो तुमको NH4OH में बदल गया और इसका H रह गया, तो यही H और वो Cl माइनस HCl की तरह हो गया, तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए H प्लस आयन दे रहा है सोल्यूशन में, इसीलिए एसिडिक हो गया, ठीक है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है जिसका Kb इतना है, and therefore remains almost unionized in the solution. This result in the increase of H plus ion na ion concentration in the solution, making the solution acidic. Thus pH of NH4Cl solution in water is less than 7, और इसका pH जो होगा less than 7 होगा, ठीक है। लेकिन अगर वैसा सॉल्ट हो जिसमें एसिड और बेस दोनों वीक हो, ठीक है, तब तो बहुत दिक्कत है, तब उसको हम लोग pH जो निकालते हैं दूसरे मेथड से निकालते हैं, द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होता है कंसंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होता है, एंड pH ऑफ द सच सॉल्यूशन इज डिटरमाइंड
by their pK value, and it is given by pH is equal to 7 plus pK minus pKb। ठीक है, तो कैसे हम लोग समझेंगे कि वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा? द pH ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 7। लेस देन 7 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 7 भी होता है, और डिपेंड करेगा किसके वैल्यू पर? पीके और पीकेबी पर डिपेंड करेगा। ठीक है, दोनों इक्वल हो जाएगा तो न्यूट्रल भी हो सकता है। आइए बफर सॉल्यूशन पढ़ना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज की सभा यही समाप्त करता हूँ।